नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है और हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि ईडी उनके पीछे लगातार पड़ चुकी है। जिस शीश महल को उन्होंने कोरोना काल के अंदर केजरीवाल साहब जैसे आम आदमी ने कोरोना काल में एक शीश महल बनवाया, 171 करोड़ रुपए का शीश महल। इसमें वो बड़े चैन से अपनी शामें गुजारना चाहते थे, अपनी रात की नींद लेना चाहते थे और सुबह की सैर भी वो यहीं पर टहलकर पूरी करना चाहते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब से अरविंद केजरीवाल साहब इस शीश महल के अंदर ट्रांसफर हुए, तब से उनके घोटालों के सारे पर्दाफाश हो गए और उन पर एक के बाद एक इतने घोटाले लग गए, इतने घोटाले सामने आ गए कि उनका जीना मुहाल हो गया। जिस शीश महल में वो चैन की नींद लेना चाहते थे, आज वही शीश महल अरविंद केजरीवाल को डरा रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और अब हम इसके आगे की कहानी बताते हैं। कल अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू की एक कोर्ट ने एक छोटे से मामले के अंदर जमानत क्या दे दी। पूरे आम आदमी पार्टी ने पूरी जनता में भ्रम फैलाने के लिए ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि बस पूछिए मत। ऐसा लगा पता नहीं अरविंद केजरीवाल को शायद शराब घोटाले में जमानत हो गई हो, जबकि ऐसा नहीं था। शराब घोटाले में तो अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी उन्हीं के शीश महल से घसीटती हुई लेकर जाएगी, गिरबान से पकड़कर। जिस तरीके से झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को उठाकर ईडी की टीम लेके गई और हेमंत सोरेन आज अपनी जो अंतिम सांसें हैं वो ईडी की ईडी की एक तरीके से हिरासत में गुजार रहे हैं, जेल के अंदर बैठे हैं और वो वहीं पर उन्हें जो जेल का खाना मिल रहा है, जेल का पानी मिल रहा है, उसका मजा ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। जितना वो ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ईडी उनके पीछे उतनी ही आ जा रही है। अभी उन्हें कल जो आईपीसी की धारा 174 है, लोक सेवक की अवमानना करना, लोक सेवक के आदेश की अवमानना करने का जो मामला था, जिसमें कि 1 महीने की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता था, केवल उस मामले में जो ईडी के सम्मन को नजरअंदाज कर रहे थे, उसमें भी जो सम्मन थे, वो सम्मन नंबर 4 और सम्मन नंबर 8 थे। उनमें एक छोटी-सी जो जमानत थी, उसकी शर्त ये थी कि आप व्यक्तिगत रूप से आ जाइए, आपको जमानत दे दी जाएगी। तो उसमें ये व्यक्तिगत रूप से आ गए। एक हार तो यहाँ पर हुई अरविंद केजरीवाल की, दूसरा उन्हें एक छोटी-सी जमानत मिली। उसके बाद ट्विटर पर और हर जगह पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने तूफान काट दिया, देखिए ये जीत हो गई, न्याय की जीत। ये आप समझिए उन पे एक और मुकदमा लगा। लेकिन अभी रात तक ये खुशी उनकी बरकरार नहीं रह पाई। ईडी ने अपना 9वां सम्मन भी जारी कर दिया। आप हमारी कल की अगर वीडियो उठा के देखें, तो हमने बिल्कुल आपको ये बोला था कि या तो आज रात तक, यानी कि कल हमने बोला था कि या तो आज रात तक आपको एक सम्मन मिलेगा या फिर कल सुबह या 1-2 दिन में आपको ईडी का सम्मन अगला मिल जाएगा। क्योंकि ईडी अपना जो कानूनी रूप से जो काम है, जो फाइल वर्क है, जो उनका अपना कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसको वो पूरा कर रही है लगातार। क्योंकि ईडी को ये पूरा जो होमवर्क है, ये जो सम्मन जितने जा रहे हैं, ये जितना माहौल बनाया जा रहा है, जितना पेपर वर्क किया जा रहा है ईडी की तरफ से, उस सब को अंत में एक फाइल के रूप में तब्दील होके अलग से अरविंद केजरीवाल के केस के साथ नत्थी कर दिया जाएगा और ये सब जज की टेबल पर होगा। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर होंगे और जमानत मांग रहे होंगे, उस वक्त ये सारी चीजें उनके खिलाफ जाएंगी। ये कानूनी प्रक्रिया है जिसको ईडी पूरा कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9वां सम्मन जारी कर दिया है और ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए इस मामले में 21 मार्च की तारीख दी है।
यानी कि 21 तारीख को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। और अब हम आपको ये भी बता देते हैं, अब जो क्वेश्चंस की जो लिस्ट है ईडी की, वो और बड़ी हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के लिए सचमुच बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है, क्योंकि जो इस पूरे शराब घोटाले की नानी थी, इस शराब घोटाले की जो मास्टरमाइंड थी, के कविता, साउथ लॉबी को जो हैंडल कर रही थी, वो के कविता अब ईडी की हिरासत में है और उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। ईडी जो जो सवाल उनसे पूछ रही है, वही सारे सवाल अरविंद केजरीवाल से भी किए जाएंगे, क्योंकि ईडी की जो एक्यूज लिस्ट है, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता, ये को एक्यूज हैं। और इन को एक्यूज से जिसके भी बारे में सारे जो सवाल आएंगे, उनसे एक एक सवाल पर पूरे विस्तार से जवाब लिया जाएगा और उसको नोट किया जाएगा और वो सारी केस फाइल तैयार की जाएगी इन सब के खिलाफ। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब अरविंद केजरीवाल का बचना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा, हेमंत सोरेन भी ऐसे ही पूरे तरीके से नाटकबाजी कर रहे थे। लगातार उन्होंने ईडी की टीम को घिरवा दिया, वहां पर कोशिश की, दंगा करवाने की कोशिश की, ईडी के साथ पूरा उन्होंने जो भी करने की कोशिश की, जो वो कर सकते थे वो सारी चीजें की गई, लेकिन लास्ट में वो बच नहीं पाए। इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि हमारे देश के कानून में, हमारे देश लोकतंत्र में, हमारे यहां अपराधियों की जगह तिहाड़ जेल है और जेल में उनको जाना ही पड़ता है। एजेंसियां उनको छोड़ती नहीं है। अब बात करते हैं 9वें सम्मन की। तो 9वां सम्मन जारी हो चुका है अरविंद केजरीवाल के लिए और 21 मार्च को उन्हें इस सम्मन पर ईडी के सामने पेश होना है। कहानी फिर वहीं आ रही है। आज आतिशी मार्लिनो ने जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सचमुच बहुत शर्मनाक था। लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी की एक कार्यशैली है। ये लगातार लोगों पर इस तरीके से बदतमीजी से, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके ये लगातार इस तरीके का हमला करते हैं। तो उससे ज्यादा बात नहीं है। आज आतिशी मार्लिनो ने जो इस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आई थी, उन्होंने ईडी को गुंडा तक कह दिया। बहुत बड़ी बात है, गुंडा। आइए सुनते हैं एक बार आतिशी मार्लिनो ने क्या बोला ईडी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके दो गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है, गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है, ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती हैं। हमने देखा है कि एक एक करके इन मोदी जी के इन दोनों गुंडों ने किस तरह से विपक्ष की एक एक पार्टी को टारगेट किया है, विपक्ष के एक एक नेता को टारगेट किया है। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया है, तो यह भी समझ में आ गया है कि मोदी जी के ये दोनों तीनों गुंडे, ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट, एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे कि पहले उनको भेजा जाता था, उनके समन भेजे जाते थे और फिर कहा जाता था कि अगर जैसे गुंडे जाके हफ्ता मांगते हैं, वैसे ही उन कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे मांगे जाते थे। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के गुंडे हैं। वो सिर्फ मोदी जी के विरोधियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब मोदी जी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अपनी इस ईडी के माध्यम से, अपने इस गुंडे के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आतिशी किस तरीके से आपने सुना होगा कह रही हैं कि ईडी अपनी गुंडागर्दी पर उतर आई है और ईडी एक गुंडा है। जिस तरीके से ये कार्रवाई कर रही है, देखिए उन्होंने दोबारा
और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, आप बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, कि ईडी जिस तरीके से वो बता रही है कि एक बार फिर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भ्रम ये है कि वो ये कह रही है, देखिए ईडी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरा सी देर सब्र नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्हें जमानत मिली है उन्होंने तुरंत अगला सम्मन भेज दिया। मैडम, जमानत इनको आईपीसी की धारा 174 के एक छोटे से मामले में मिली है जो बेलेबल ऑफेंस है। शराब घोटाले में केजरीवाल को जमानत नहीं मिली और ना मिल सकती है। तो आप इस भ्रम को क्यों फैलाने की बार बार कोशिश करती हैं? आप लीगल और जेन्युइनली जो चीजें हैं उस पर बोलिए। आपको नॉर्मल सम्मन तो आना ही था, क्योंकि जो कोर्ट में केजरीवाल को जिस पर बेल मिली है उस मामले में और इस मामले में जो शराब घोटाले का मामला है, इसमें भारी अंतर है। ये अलग अलग मामले। अरविंद केजरीवाल पर एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है आईपीसी की धारा 174 के उल्लंघन का, एक नया केस चालू हो गया है। आप उसमें जमानत, क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है, उसमें कोर्ट ने जमानत दी है उनको व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के बाद। तो इसको आप शराब घोटाले से मिक्स मत कीजिए। शराब घोटाले का जो मामला है वो अभी खड़ा हुआ है और उस पर जो एजेंसी है ईडी, वो अपनी जांच पड़ताल करे और अरविंद केजरीवाल को अंत में वो पकड़कर तिहाड़ जेल तक लेकर ही जाएगी। उसको कोई नहीं बचा सकता है। बहुत बड़े बड़े घोटाले अब हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को कैसे छोड़ दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, एक बहुत अच्छा जो है, जो भी लोग इस बात को समझते हैं कि देखिए ईडी या सीबीआई किस तरीके से अपने जो विपक्ष के लोग हैं उनको निशाना बना रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक तो हम आपको यह भी बता देते हैं, ऐसे आरोप जब ये विपक्ष सत्ता में था और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर इसी तरीके के आरोप लगाया करती थी। जो सीबीआई है उसको तो तोता तक कहते थे कि ये तो तोता है, पिंजरे में बंद तोता है। ये कांग्रेस के लोग कहा करते थे, बीजेपी के लोग कहते थे कांग्रेस के शासनकाल में, जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में। तो ये जो आरोप जो लगते हैं, एजेंसियां जब भी अपना काम करती हैं तो पार्टी कोई भी विपक्ष में हो वो इसी तरीके के आरोप लगाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या कोर्ट बायस्ड हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। कोर्ट जब तथ्यों पर काम करता है और एजेंसियां उस छानबीन, उस व्यक्ति के रूप में छानबीन करके उस व्यक्ति के बारे में वहां पर अपनी फाइल रखती हैं, तो ये सारा मामला सामने आ जाता है। अगर आम आदमी पार्टी का मैडम आतिशी मार्लेनो या सौरभ भारद्वाज जी, अगर आप सचमुच आप कुछ कहना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा मनीष सिसोदिया के लिए कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है, तो आप एक बार सामने आके बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है। माने नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, आप बोल के दिखाइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप भी जेल के अंदर होंगे, क्योंकि आप वहां पर लीगल चीजें हैं और आप जो आरोप लगाते हैं, वो जनता में जो भ्रम पैदा करते हैं, वो नेताओं के प्रति करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी के घर से पैसा मिलेगा, अगर किसी के घर से वो किताबें मिलेंगी जिसमें पैसे का लेन देन हुआ हो, अगर किसी के लैपटॉप, किसी के मोबाइल फोन, किसी के टैब से वो ईमेल मिलेंगी, वो जो डिजिटल मनी का ट्रांसफर की चीजें मिलेंगी, या फिर पैसे के लेन देन की, रिश्वतखोरी की मोबाइल के अंदर डिटेल मिलेगी, तभी ईडी जांच करेगी। साहब, ऐसा नहीं है। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि आज का जो दौर है, इसमें कैश रिकवरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहां पर डिजिटल मनी का टाइम है और देश में डिजिटल तरीके से करोड़ों रुपए का लेन देन होता है आज। तो जो इन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की चीजें मिली है, उसमें मोबाइल की चैट है, ईमेल्स हैं लाखों की तादाद में, और जो मोबाइल पर जो पैसों के लिए, लेन देन के लिए जो भाषा, जो कोड इस्तेमाल किए गए, वो भी ईडी के पास मौजूद हैं, जिनको उन्होंने डिकोड कर लिया है। इनमें से बहुत सारे लोग
ईडी के सरकारी गवाह बन चुके हैं। और आने वाले दिनों में हम आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इसमें के कविता भी सरकारी गवाह होंगी, क्योंकि के कविता नहीं चाहेंगी कि वो फंस जाए। वो पैसे का लेन देन के जो उनकी कंपनी ने लेन देन किया है वो सीए के थ्रू किया है, और सीए जो बच्चू सिंह बाबू थे वो पहले ही सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो जो बच्चू सिंह बाबू सरकारी गवाह बन चुके हैं, जो के कविता के सीए थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, जिनमें समीर मेहंदू है, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, इनके जो माई बॉय जो अरविंद केजरीवाल के थे, जो इनकी तरफ से डीलिंग कर रहे थे, ये सारे आज एविडेंस पर आ चुके हैं। इन्होंने अपने अपने बयान रिकॉर्ड करा दिए, जिनमें अरविंद केजरीवाल का नाम है बाकायदा। तो ये बच नहीं पाएंगे। अब देखिए 9वां सम्मन जारी हो चुका है। 21 मार्च को इनको ईडी ने बुलाया है। देखना यह है कि 21 मार्च पर क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। बहुत बड़ी बात है, गिरफ्तार तो होके रहेंगे, आज नहीं तो कल। ये सारी चीजें हैं। बहरहाल जितने दिन वो अपने आप को शीश महल में सुरक्षित रख सकते हैं, रख रहे हैं। नींद तो उन्हें रात को नहीं आती होगी, क्योंकि शीश महल उन लोगों के आंसुओं पर खड़ा किया गया था जिनके परिजन कोरोना में मारे गए, असमय जिन्हें छोड़कर चले गए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, जिन लोगों को पूरे के पूरे परिवार कोरोना में खत्म हो गए, दिल्ली के अस्पतालों में उन्हें इलाज नहीं मिला, भर्ती तो कर लिए गए, लेकिन वो एक तरीके से डेथ पॉइंट से वहां पर ले जाकर लोगों को बंद कर दिया गया। और इस बंद करने के दौरान लोगों ने अपनी सांसें वहां उनकी थम गई। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने घरों से क्वारंटाइन होने के लिए इन सरकारी मौत घरों में अपने पैरों पर चलकर सही सलामत गए थे क्वारंटाइन होने, लेकिन वहां से पैक होकर उनकी लाश आई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। यही वो केजरीवाल है जिसने अपने लोगों के आंसुओं पर ये शीश महल खड़ा किया था। आज उनकी और उनके राजनीतिक कैरियर की ये शीश महल कब्रगाह बनेगा, ये होकर रहेगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।